हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। हम दोबारा से अब सेकंड पार्ट पे फिर से आ गए हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 16 है प्रकाश साइंस का, वो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जो आगे का पार्ट था, हमने लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की वजह से हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं, किस प्रकार की किरणें जो हैं वो आती किसी तल पर पड़ती हैं और किस प्रकार से वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं या उसी दिशा में मुड़ जाती हैं, जिन्हें आपतित किरण या परावर्तित किरण कहते हैं। हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में अब हम नेत्रों की बात करने वाले हैं। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी कमरे में गुप्त अंधेरा हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। हालांकि आपके पास देखने की ताकत है, आपको सब दिखाई देता है, लेकिन आपको अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देगा अगर लाइट या प्रकाश नहीं है तो। ठीक है, प्रकाश की ज़रूरत, हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना और कार्यविधि को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है, ये सब आप जानते हो। हमारी आंखें जो होती हैं वो एक्चुअल जो संरचना होती है हमारी आंखों की गोल होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। बाहरी आवरण जो कि हमारी आंख में, जब आप शीशे में देखते हो तो आपको आंखों में ये साइड में जो व्हाइट दिखाई देता है, ये आपका आवरण होता है, यानी कि कवर होता है। ये सफ़ेद होता है और ये कठोर होता है। क्यों? क्योंकि ये नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से सुरक्षा करता है, यानी कि कोई भी चीज़ सीधे आपकी आंखों में जाकर आपकी आंखों को तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं आंखें, है ना। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखो, ये हमारी जब आंख होती है, इस आंख का जो क्लियर पार्ट है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं, कॉर्निया के पीछे एक गहरी रंग की संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं, यानी कि जो हमारा लेंस होता है। ठीक है, जो हमारी आंखों में हमें लेंस दिखाई देता है, या जिसकी काली होती हैं, जिसकी नीली आंखें होती हैं, तो उसे परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। ये होती है पुतली। आपने कभी देखा होगा जिसकी आंखें लाइट कलर की होती हैं, या जिसकी आंखें लाइट ब्लू होती हैं या ग्रीन होती हैं, आपने देखा होगा काले रंग की पुतली बीच में होती है ना। तो वो जो पूरा लेंस होता है कलर का, वो परितारिका होती है, और जो बिल्कुल बीच में छोटा सा पार्ट होता है वो होता है आपका पुतली। तो क्या होता है कि परितारिका जो होती है वही पुतली को नियंत्रित करती है। परितारिका नेत्र का वो भाग होता है जिससे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, परितारिका वही होता है, परितारिका की वजह से आपकी आंखों का जो है वो रंग डिसाइड होता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो परितारिका होती है उसी का रंग होता है जो वो अलग अलग होता है। पुतली सबकी काले रंग की होती है, ठीक है। परितारिका सबकी अलग अलग रंग की हो सकती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरी होती है। ठीक है, ये सब अलग अलग हो सकता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कैसे करती है? यहाँ पर उसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक्सपेरिमेंट में वो क्या कहता है कि मान लीजिए अगर आप किसी की आंख पर टॉर्च मारते हैं, तो कभी भी आप ध्यान देंगे तो कभी आपकी आंखों पर जब तेज प्रकाश पड़ता है तो आपकी आंखों की जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, और जब आप धीमे प्रकाश में देखते हैं तो वो जो पुतली होती है वो फैल जाती है। तो प्रकाश आपकी आंखों की पुतली को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? देखो, लेंस प्रकाश के आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। अब यहाँ हम ढूंढते हैं रेटिना कहाँ है। रेटिना है आपका ये, ठीक है। जो प्रकाश आंखों पर पड़ता है तो यहाँ पर फोकस होती है। कोई भी इमेज जो होती है, जो भी प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर से जब आप प्रकाश पड़कर यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो आपको वो चीज सामने दिखाई देती है। ठीक है, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जब रेटिना जो होता है उसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जो रेटिना की तंत्रिकाएं फील करती हैं प्रकाश में,
जिस भी प्रकार से फील करती हैं वो दृक तंत्रिकाओं तक पहुंचता है और वो उस संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आप उस चीज को सामने अपने देख पाते हो। अब तंत्रिकाएं दो तरह की होती, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और एक होती है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। मतलब कि एक शंकु आकार की होती है, ठीक है, जो तीखा जो तेज रोशनी होती है उसके लिए आपकी आंखों को एडजस्ट कर देती हैं। आपकी आंखें एडजस्ट कर लेती है ना, उसमें आप क्या करते हो, आंखों को मीच लेते हो जब तेज प्रकाश पड़ता है तो, है ना, आंखों को छोटा कर लेते हो, मीच लेते हो, जिससे कि आप तेज रोशनी में भी साफ देख सको, या फिर अपने हाथ से जो है वो आंखों को ढक लेते हो। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, ये आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होने देती, एडजस्ट कर लेती हैं इस हिसाब से कि आप तेज प्रकाश में देख सको। इस तरह जो शलाकाएं होती हैं, शलाकाएं ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। जैसे कहीं पर बहुत डिम रोशनी है लेकिन उसमें भी आप साफ साफ देखने की कोशिश करते हो, कोई चीज़ धुंधली दिखाई दे रही है, साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो आप कोशिश करते हो अपनी आंखों से ही कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सको। ये किस वजह से संभव हो पाता है, ये होता है शलाकाओं की वजह से, ठीक है। इसके अतिरिक्त शंकु वर्गों की सूचनाएं भी भेजते हैं, यानी कि जो शंकु तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो आपको रंग भी बताती हैं, ठीक है। अपनी आंखों से आप रंग देख पाते हो ना, आप अलग अलग बता पाते हो कि ये नीला रंग है, ये पीला रंग है, तो वो किस वजह से होता है, शंकु तंत्रिका कोशिकाओं की वजह से। दृक तंत्रिकाएं और रेटिना का संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, ठीक है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये रेटिना होता है और जो रक्त पटल होता है, यानी कि ये दृक कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं, इनकी संधि पर कोई भी कोशिका नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, मान लो उन्होंने ये कहा कि मान लो एक कागज पे आप एक तरफ क्रॉस बनाओ और एक तरफ गोला बनाओ, तो आप अपनी एक आंख बंद करते हो, ठीक है, और कागज को आपने थोड़ा सा दूर रखा और आप अपनी एक आंख बंद को मतलब सीधी वाली आंख बंद करके, क्योंकि आपके जो क्रॉस है वो उल्टी आंख की तरफ है, बाई आंख की तरफ है, तो आप सीधी आंख बंद करो और उसको सिर्फ उस क्रॉस को देखो और धीरे धीरे उसको आगे लेकर आते जाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको गोला है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब आप बाई वाली आंख को ढक के दाई वाली आंख में देखोगे तो भी बिल्कुल इस तरह का होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये हमें बताता है कि रेटिना पर कोई भी एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जो प्रकाश गिरने पर भी इसकी सूचना मस्तिष्क को नहीं देता, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ये कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई आपने एक चीज देखी और आपने तुरंत अपनी नजर हटा ली, तो वो पूरी तरह से आपकी नजरों के सामने से तुरंत नहीं हटती, उसे हटने में 1/16 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक की किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। आपने कभी भी देखा होगा, कोई वीडियो देखा हो या कभी आपने पुरानी पिक्चरें देखी हो, तो उसमें आपको ऐसे इमेजेस चलती हुई दिखाई देती थी। तो क्या होता है कि एक सेकंड में अगर 16 इमेजेस को, 16 तस्वीरों को एक साथ चलाया जाए लगातार लगातार एक के बाद एक के बाद एक, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज चल रही है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से चलचित्र का या फिल्मों का आविष्कार हुआ था, इसी तरह से फिल्में बनाई गई थी सबसे पहले जब बनाई गई थी, तो वो चलती फिरती इमेजेस ही थी, चलती फिरती तस्वीरें ही थी। मतलब कि हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करके जब बनाई गई तो उससे चलचित्र बनाया गया। तो हम जो चलचित्र देखते हैं ना, वो अब तो वीडियो आने लगे हैं, लेकिन पहले वो वीडियो नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि तस्वीरें होती थी, उनको लगातार 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 एक सेकंड में 16 तस्वीरें खींची जाती थी और उनको एक के बाद एक चलाया जाता था, जिससे हमें ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति चल रहा है। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। अब ये तो हो गई आपकी आंख के अंदर की बात। अब आंखों को बाहर से, धूल से, मिट्टी से या प्रदूषण से बचाने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया है, पलकें दी हैं, ठीक है। जब आप पलकें क्या करती हैं, किसी भी प्रकार की धूल कण मिट्टी होती है उसको आपकी आंखों में जाने से बचाती हैं, तभी आप बार बार पलकें झपकाते हो ना। आप ऐसा हो सकता है कि पलकें ना झपका पाओ 5 मिनट तक, नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रकृति ने आपको दिया है कि आपकी पलकें ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद झपकती हैं, जिसकी वजह से कोई भी आसपास आंखों में घुसने वाला कोई ऐसा चीज हो, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, आंखों में अगर कुछ भी पड़ जाता है तो आपको तकलीफ होती है ना, इसीलिए उनसे बचाने के लिए हमें पलकें दी गई हैं।
पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। अब आप मान लो आपकी पलकें ना हो, तो कभी भी ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल आंखें मीच लेते हो, अगर आपकी पलकें ना हो ना तो आपको अपनी आंखों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अननेसेसरी जो अनावश्यक प्रकाश होता है ना, उसको भी आने से आंखों में रोक देती हैं पलकें। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। आप अपनी आंखों से दूर की भी चीजें देख लेते हो और पास की भी देख लेते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल दूर की देख सकते हो या पास की ही देख सकते हो। जो स्वस्थ आंखें होती हैं जिनकी, वो दोनों दूर और पास दोनों देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि वो न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकते हैं आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि आपको अगर कोई चीज पढ़नी है तो उसको अगर आप 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। देखा है कुछ बच्चों को आदत होती है बिल्कुल बुक के अंदर घुस के पढ़ने की, है ना, बिल्कुल उसके अंदर झुक जाते हैं, अपनी कमर झुका लेते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको सीधे बैठते हो जब आप बुक और आपकी आंखों के बीच में कुछ 25 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को बिल्कुल साफ देख पाओगे। इससे कि नजर भी कमजोर नहीं होती है, नहीं तो नजर कमजोर हो जाती है। या बहुत दूर रख के पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। इसीलिए कुछ मनुष्य 5 तरह की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, कुछ दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। अब क्या होता है कि इसी वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। कैसी बीमारियां हो जाती हैं? कि कुछ लोगों को पास का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, और कुछ लोगों को दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? चश्मा बनवाते हैं, है ना। एक विशेष प्रकार के लेंस लगवाते हैं जिससे उनकी जो परेशानी है ये दूर का ना देख पाने की या पास का ना देख पाने की, वो सॉल्व हो जाती है। तो वो लेंस लगाकर उस समस्या को दूर कर लेते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है? कुछ लोगों को बिल्कुल ही धुंधला दिखाई देने लगता है। तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि उनका जो लेंस होता है ना, जिसकी वजह से हम चीजों को साफ देख पाते हैं। हमारी आंखें कैमरे की तरह ही तो है। तो जब वो कैमरे का जो लेंस होता है वो जब खराब हो जाता है या धुंधला होने लगता है, तो उस वजह से हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि मोतियाबिंद आप कहते हो, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ये विकसित हो जाता है। अब वो कहता है कि आप नेत्रों की देखभाल कैसे करोगे? आपको नेत्रों की देखभाल कैसे करनी है? नेत्रों की देखभाल करने के लिए आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अगर आपको कोई परेशानी है आंखों में, कि आपको पास का दिखाई नहीं देता या दूर का दिखाई नहीं देता, तो बजाय कि आंखों पे जोर डालने के आप डॉक्टर के परामर्श से उचित चश्मा बनवा सकते हो। फिर नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव और सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डिम रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत ज्यादा तेज रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा तेज रोशनी में पढ़ोगे तो आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, आप ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, आपके सिर में दर्द होगा। और बहुत ज्यादा डिम रोशनी में पढ़ोगे तो क्या होगा? आपकी आंखों को बहुत जोर लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो उससे क्या होगा? उससे भी आपकी आंखों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको जो रेटिना होता है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, जो वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बनाता है, उसको क्षति पहुंच सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। फिर सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। ये तो आपने बचपन से हमेशा सुना होगा कि सूरज को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। सूरज को आप सीधा नहीं देख सकते हो। ठीक है, कभी भी नहीं देखना चाहिए सूरज को सीधा। फिर अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। कभी भी आपकी आंखों में कोई धूल गिर जाता है, कोई मिट्टी गिर जाती है, कुछ भी गिर जाता है, तो आप रेत के दाने गिर जाते हैं, कभी कुछ हमारी पलक का बाल ही गिर जाता है ना। हमारी पलक का बाल टूट के कभी कभी आंख में गिर जाता है, जिससे आपकी आंखों में इरिटेशन होने लगती है। तो कभी भी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपकी आंखों में इस तरह की इरिटेशन हो रही है तो अपनी आंखों को हमेशा स्वच्छ जल से धो लो, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, आंखें खोलकर आंखों पे झपके मारना कहते हैं ना, जिसे ऐसे धो लो, उससे ठीक हो जाएगा। अगर तब भी ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर या उसे नेत्रों से बहुत दूर जाकर मत पढ़िए। ये मैं आपको ऊपर पहले बता चुकी हूँ कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर सामान्य नेत्र में आप सामान्य नेत्र द्वारा आप कुछ भी देखना चाहते हो पूरी तरह से साफ, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे या उससे बहुत ज्यादा पास ले जाओगे तो आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा और वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। फिर भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? विटामिन ए। ठीक है, कहते हैं ना कि गाजर खाया करो, विटामिन ए होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा अच्छा होता है आंखों के लिए, खाना चाहिए।
ठीक है। इससे सबसे अधिक सामान्य रोग अब क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, आपका रेटिना जो होता है, आपका आंखों का लेंस जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन ए युक्त आहार अपने खाने में शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि कच्ची गाजर खाओ, फूल गोभी, हरी सब्जी जैसे पालक खाना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल तेल में विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल और आम और पपीता भी विटामिन ए से भरपूर है। मतलब इनमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हो अपने शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए। अब आपका टॉपिक आता है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति बच्चों ये क्या होती है, वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। चाक्षुष विकृति होती है जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग बिल्कुल ना के बराबर देख पाते हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं देख पाते। दृष्टि संबंधी, देखने संबंधी समस्याएं जिनको होती हैं उनको कहते हैं चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति। कुछ अब ये व्यक्ति कौन होते हैं, ये कुछ होते हैं जो जन्म से ही नहीं देख सकते, है ना। कुछ होते हैं जो किसी दुर्घटना की वजह से नहीं देख पाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों में ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इन सबको भी, मान लीजिए आंखों की रोशनी चली जाती है या ऐसी विकृति हो जाती है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, उनमें कंप्लीटली बैठ तो नहीं जाएंगे, है ना। उसके लिए क्या तरीका निकाला गया, उसके लिए तरीका निकाला गया ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति किसने निकाली, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। मतलब कि जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई होती है वो शब्दों से नहीं बल्कि ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाता है उन्हें। अब ब्रेल पद्धति किसने लागू की, किसने ढूंढी, किसने चलाई, वो थे लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल खुद भी जन्म से देख नहीं सकते थे और उन्होंने ना देख पाने वाले व्यक्तियों के लिए एक पद्धति का विकास किया जिसे 1821 में प्रकाशित किया गया। लेकिन वर्तमान पद्धति जो आज यूज की जाती है, ब्रेल आज जो इस्तेमाल किया जाता है, वो 1932 में अपनाई गई थी। ठीक है, ब्रेल क्या होता है, ब्रेल में इस तरह के सिंबल होते हैं, गोल होता है और डंडियां होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, लेकिन इसमें जो गोलाकार होते हैं ना, ये थोड़े से उभार पे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, जिससे कि छू के, आंख बंद करके आप छू के इनको बता सकते हो कि जो बिंदु है कौन सा बिंदु कहाँ है। सी के लिए जैसे 2 बिंदु हैं तो ऊपर होंगे, ए के लिए 1 बिंदु होगा लेफ्ट में, ठीक है, और जैसे टी के लिए 2 इस तरफ होंगे और 2 इस तरफ होंगे, इस तरह से होगा। तो ब्रेल जो होती है वो छू कर वो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सामान्य भाषाएं, गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होते हैं। मतलब कि हर एक के लिए एक कोड होता है ब्रेल में। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। यहाँ उसने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कैट लिखना होता है तो कैट को ब्रेल में इस तरह लिखा जाता है, सी को इस तरह लिखा जाता है, ए को इस तरह और टी को इस तरह। तो वो इनको नहीं पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं। वो सिर्फ जो बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति देखते हैं, बिंदु कहाँ है। ठीक है, इन बिंदुओं को याद करते हैं वो। अगर सी नीचे 4 डंडियां हैं, ऊपर 2 बिंदु हैं, तो वो सी कहा जाएगा। इस तरह से ब्रेल पद्धति बनाई जाती है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना आरंभ करते हैं। मतलब कि इसमें सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं। यानी कि ए टू जेड सीखेंगे, या हिंदी में सीख रहे हैं तो अ से अंग सीखेंगे, क से ज्ञागानी तक सीखेंगे। ठीक है, सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान पर निर्भर होती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। मतलब कि जितने भी अक्षरों के लिए जितने भी कोड बनाए गए हैं या जितने भी तरीके बनाए गए हैं, उन सबको उन्हें याद करना पड़ता है। ठीक है, जो ब्रेल के लेसन होते हैं वो हाथ से भी लोग तैयार कर लेते हैं और मशीन से भी तैयार किए जा सकते हैं। आज का टाइपराइटर पे जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे चाक्षुष विकृति मतलब ना देखने वाले ऐसे लोगों के बारे में बताया जो बड़े महान थे और जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पहले उन्होंने किसके बारे में बताया, दिवाकर एक भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने गायक के रूप में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। फिर रविंद्र जैन हैं जिन्होंने रामायण में, आपने सुना होगा, रामायण में जो गाना, जिनके म्यूजिक था, आवाज भी उन्हीं की थी, गाने भी उन्हीं के बनाए हुए थे। ठीक है, उन्होंने गायक के रूप में अपनी प्रसिद्धि हासिल की, वो भी जन्म से देख नहीं सकते थे। इसी तरह से हेलन केलर एक महिला थी और वो भी बचपन 18 महीने की आयु में उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साहस के कारण एक विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब कि ग्रेजुएट हो गई हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टोरी ऑफ माई लाइफ की उन्होंने किताब लिखी और उसके साथ कई और सारी किताबें लिखी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
मैं सब होप करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ आप सब पेपर में अच्छा करेंगे। इस चैप्टर को फिर भी देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हमारी वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग।